साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल आजम खान की रीलें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और आजम खान बड़े डरे डरे नज़र आ रहे हैं। लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बंद कमरे में मुलाकातें कर रहे हैं। हुआ ये है कि 2 साल से जेल में थे, अभी छूट करके आए हैं। आते ही लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है आजम खान बसपा में शामिल हो जाएं, लेकिन फिर खबर आती है कि ये अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात हुई, इनके आवास पर अखिलेश यादव जी इनसे मिलने आए और मुलाकात 1 घंटे की होनी थी, मुलाकात 2 घंटे तक चली। लेकिन आजम खान अपनी शर्तों पर मिले हैं। आजम खान की शर्त यह थी कि कोई भी कमरे में मौजूद नहीं होगा, मैं और अखिलेश यादव ही बात करेंगे। शायद आजम खान ने अखिलेश यादव को यह विश्वास दिलाया होगा कि मैं आपके पिताजी का दोस्त रहा हूं, आप मेरी इज्जत करें, मेरी पार्टी में पकड़ है, मैं आपको मुसलमानों के वोट दिला सकता हूं। और अखिलेश यादव को भी लगा होगा कि हाँ, आजम खान बड़े काम के व्यक्ति हैं। अब इन दोनों में क्या बात हुई होगी, किस तरह से यूपी में इन्फ्लुएंस रखते हैं, उस सब बातों पे आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आजम खान है क्या। देखिए, इसको यूपी में भू माफिया के नाम से जाना जाता है। जैसे अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी, ये सब लोग भू माफिया के तौर पर जाने जाते थे, बहुत बड़े गुंडे थे। उसी प्रकार से आजम खान के ऊपर भी लगभग 80 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। आजम खान अभी एक आध केस के मामले में परिवार सहित जेल काट के आए हैं। इनको हो सकता है फिर किसी मामले में अंदर डाल दिया जाए। आजम खान ये भूल गया है कि एक ज़माना था जब योगी एमपी हुआ करते थे गोरखपुर से, और आजम खान जब सत्ता में हुआ करता था तब किस तरह से योगी को परेशान किया था। और आप याद कीजिए, एक बार योगी जी संसद में जब रो रहे थे तब ये जो पूरा कुकर्म था उनको रुलाने का, ये आजम खान ने किया था। आज आजम खान को ये समझ में आ रहा है कि मेरे जो कृत्य हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं। आजम खान 2 साल से जेल में था। इस पीरियड में आजम खान की कई संपत्तियां सरकार ने कब्जा ली हैं। कई संपत्तियां ऐसी जिन पर बुलडोजर चल चुका है। इसने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जाने क्या क्या बना रखा था। और अभी भी इसके पास एक बड़े स्तर पर, एक सोचिए, एक सिटी के बराबर की जमीन है, ऐसे क्लेम किए जाते हैं। आप कहेंगे तो क्या सरकार ने गैरकानूनी तरीके से तोड़ दिया? नहीं, इसने लोगों की जमीन हथिया रखी थी। ये जहां से सांसद बनता था या जहां से विधायक बनता था, वहां भी लोगों को प्रताड़ित करता था, वहां के लोगों को डरा धमका के उनसे वोट लेता था। अगर इसे पता चल जाए कि इस मोहल्ले के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो उन मोहल्ले के लोगों की रिमांड लगा दी जाती थी। इस तरह से इसने शासन चलाया है। जब ये जेल में गया था, इसकी वाइफ, इसका बेटा, ये तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। लोगों ने कहा अच्छा हुआ ये गया, सीतापुर की जेल में रहा 2 साल तक, अब ये वापस आ गया है तो लोगों को लगा कि ये दोबारा से गुंडागिर्दी स्टार्ट न कर दे। लेकिन जब से आया है तब से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि कानों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आजम खान एक वीडियो में कहता हुआ पाया गया कि अरे जेल में हमारे साथ क्या हुआ हमसे पूछो मत, अरे वहां तो हमसे काम कराया जाता था। किसी ने कहा कि अच्छा आपको बाहर का खाना नहीं मिलता था? अरे बाहर का खाना छोड़ो, बाहर की हवा खा लें वही बहुत बड़ी बात है। हमको खाना ऐसा दिया जाता था जैसे कोई कुत्ता भी ना खाए। इसका यही हाल होना चाहिए था, और अभी भी डरा हुआ है, इसे पता नहीं कब अंदर चला जाऊं। एक और क्लिप में, वायरल क्लिप में ये पाया गया कि कह रहा है कि भाई हम पे तो लेबल लगा दिया गया है भूमाफिया का। 3 ही भूमाफिया है, एक आजम खान, एक अतीक अहमद, एक मुख्तार अंसारी। इनमें से केवल मैं ही अभी तक जिंदा हूं, देखते हैं कब तक जिंदा हूं। ये खौफ है योगी का खौफ, ये खौफ बना रहना चाहिए। ये कानून का खौफ है, इनसे जनता त्रस्त है। ये ना मुसलमानों के सगे हैं ना हिंदुओं के सगे हैं, ये मानवता के खिलाफ है। इनकी भैंसक हो जाती थी तो पूरा का पूरा यूपी का प्रशासन लग जाता था ढूंढने के लिए। इस तरह का इनका आतंक रहा है। ये व्यक्ति जब देखिए सत्ता में था तो किस तरह से, ये देखो 80 से ज्यादा केस हैं इस पर। भारत मां को डायन बोला था इसने, भारत मां को डायन। और ये बाद में फिर इसने बात दोहराई कि भाई मैंने जो भारत मां को डायन बोला है वो सही कहा है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। उसी प्रकार से ये इस टाइप का व्यक्ति है जो जया प्रदा के अंडर गारमेंट्स पर भी कमेंट कर रहा था। इसे लगता था हम तो राजा हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने, जो अभी संभल के एएसपी हैं, शायद डीएसपी थे, एएसपी हो गए, आईपीएस हो गए, अनुज चौधरी। ये पहले पहलवान थे। ये पहलवान कोटे से आकर के, स्पोर्ट्स कोटे से आकर के पुलिस में आए, अफसर बने। तो एक बार क्या हुआ था, अभी 2023 की बात है, शायद 2023 या 22 की बात है, जब आजम खान के एक काफिले को इन्होंने रोका था, किसी कारणवश रोका होगा। तब आजम खान इनसे कहता है कि ऐसा है, भूल गए, देखो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में आए सदस्यों को रोकने पर आजम खान ने नाराजगी जताई और अनुज चौधरी से कहा, आप सीओ सिटी हैं, सपा ने ही आपको ऑर्गेनाइज किया था, हमारा एहसान याद नहीं आपको।
इस तरह से तो ये बात करता था। इस पर अनुज चौधरी ने कहा, पलट के अनुज चौधरी जी ने कह दिया, एहसान कैसा, हम पहलवान थे, अर्जुन अवार्ड लाया हूं, एहसान की क्या बात है। सही किया, इसलिए संबल में इनको नियुक्त किया गया। इस तरह की बातें करने वाला आजम खान आज कह रहा है कि अभी तक मैं जिंदा हूं, पता नहीं कब तक हूं। अरे जब जेल में था तब भी खौफ था इसे। देखिए, इसको डर था कहीं ऐसा ना हो अतीक अहमद की तरह मेरे को भी उड़ा दिया जाए। रामपुर की पब्लिक से कह रहा था, जेल से संदेश भेज के। इस तरह का खौफ तभी हो सकता है जब कानून का शासन हो। अब मैं उस टॉपिक पर आता हूं कि अखिलेश यादव से मिलने की क्या वजह है, क्या नहीं है। तो देखो, अखिलेश यादव ये जान गए हैं कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यूपी में सपा और कांग्रेस मिलकर के लड़ी। कांग्रेस ने सपा के कंधों पर चढ़ के कुछ वोट हासिल कर लिए और कांग्रेस 7 सीटें जीत गई। मोदी जी ने कई बार पार्लियामेंट में दोहरा दिया है पिछले 1 साल में कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो क्षेत्रीय दलों के सहारे लड़ती है और फिर उन्हीं के वोट बैंक को खा जाती है। यह बात धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को समझ में आ गई। ये बात समझने में सबसे पहले जो काम किया वो आपके तेजस्वी यादव ने किया। अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर के वो वोट चोरी अभियान चला रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, है ना। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने क्या किया, ये वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी को आगे रखा। अब जो वोट चोरी का फर्जी मुद्दा राहुल गांधी ने जो छेड़ा है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसको लेकर के ना ये लोग एफिडेविट दायर कर पा रहे हैं, ना केस कर पा रहे हैं, ना ईसीआई को बोल पा रहे हैं, इस केस को लेकर के राहुल गांधी पूरे मामले को गरमा रहे थे और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहे थे मुद्दे को, जबकि ये मुद्दा बिहार में है ही नहीं। ये तेजस्वी यादव भी जान गए थे और तेजस्वी यादव ये भी जान गए थे कि राहुल गांधी मेरे मुसलमान वोट बैंक को अपने साथ ले जाएंगे और कांग्रेस को फायदा हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा। तो राहुल गांधी कहीं मेरा वोट बैंक न ले जाए, इसलिए तेजस्वी यादव ने जब ये यात्रा खत्म हो गई उसके बाद लालू यादव के कहने पर यह ऐलान कर दिया कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, यानी कांग्रेस के साथ सीटें शेयर नहीं करेंगे। सही समय रहते उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस हमको खा जाएगी, हमारे मुसलमान के वोट बैंक को खा जाएगी। ये जितनी भी जद्दोजहद हो रही है सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रही है। इधर अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के साथ ही हम 2027 का चुनाव लड़ें और कांग्रेस तो फायदा ले ले और हमें फायदा ना हो। जो मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़कर खड़े ना हो जाए। इसलिए इनको पहले ही इस बात समझ में आ गई। इसलिए आप गौर करना, अखिलेश यादव ने वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोला नहीं है, एक आध बार हल्का फुल्का बयान देकर छोड़ दिया है, इस मुद्दे को गरमाया नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दे को, अच्छा मुद्दा भी क्या है, फर्जी बात है, पर चलो मैं मुद्दा मान लेता हूं। राष्ट्रीय मुद्दे को हवा दोगे तो राष्ट्रीय नेता को फायदा होगा, इसका राज्य में क्या फायदा है, और राष्ट्रीय नेता को फायदा हो गया तो वो नेता बड़ा बन जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे, और चाहे वो बड़ा बने या हम बड़े बने, दोनों ही बड़े बनने मुसलमानों की वजह से। तो इनको इंटैक्ट रखो। तो मुसलमानों को एक रखने के लिए मुसलमानी लीडर्स की जरूरत है। तो मुसलमान लीडर्स में अभी जो उनके पास सबसे बड़ा चेहरा है वो आजम खान है, इसलिए आजम खान से मिलने गए थे। आप दूसरा समझिए, अभी अभी मायावती जी ने एक रैली करी है, लंबे समय के बाद रैली में बहुत सारे लोग आए। मायावती जी ने, जो बीएसपी की लीडर है, इन्होंने बीजेपी की तारीफ कर दी कि ये लोग पैसा नहीं खाते जिस तरह से समाजवादी पार्टी में होता था। इससे क्या होगा, बीएसपी तो थोड़ी बहुत मजबूत बनेगी ही, साथ में बीजेपी के साथ मिलकर कहीं कुछ गठबंधन न कर ले, ये भी खतरा है। तो ऐसी स्थिति में सपा को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी बीजेपी, या चलो बीएसपी बीजेपी एक साथ ना लड़े, बीजेपी अकेले लड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक जो हमने बीएसपी से भी थोड़ा खींचा था वो वापस बीएसपी के पास न चला जाए। तो मान लो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव का कुछ वोट बैंक मुसलमानों वाला चला गया कांग्रेस के पास, बसपा वाला वापस बसपा को लौट गया, तो ये तो बुरी तरह से हार जाएंगे। इसलिए ये ऐसे समीकरण बना रहे हैं जिसमें इनके पास हर तरह का वोट बैंक हो। मुसलमान को जोड़े रखने के लिए इसका सहारा लो। और आप देखना, संभावना है चंद्रशेखर रावण जो बीएसपी के वोट बैंक को एक उन्होंने भी खींचा अपनी तरफ, हो सकता है ये चंद्रशेखर रावण को भी अप्रोच करें कि आओ हम सब मिलकर के लड़ते हैं चुनाव, जिससे वहां से एक वोट बैंक को ये हासिल करेंगे अपने पास, यहाँ से मुसलमानों का हासिल करेंगे और वहां से ये पीडीए जो कर रहे हैं उसको आगे लेकर के जाएंगे। मायावती जी ने उस रैली में एक बात ये भी कही कि जब तक ये सत्ता में थे तब तक पीडीए की याद नहीं आई और अब तुमको पीडीए की याद आ रही है। तो ये जो फॉर्मूला यूपी में बनने जा रहा है, इस फॉर्मूले में कांग्रेस को कहीं जगह नहीं देनी, उसकी बिसात बिछानी है, उसमें मुसलमान अहम है और मुसलमानों के जो लीडर्स हैं उनको बस गले लगाए रखो, जिनमें से ये एक महत्वपूर्ण चेहरा है। ये पूरी बिसात है, आप समझ रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं और आपको भी ये बात की खुशी हो रही होगी कि इस इंसान के अंदर खौफ है। भाई, जिस इंसान पर 80 से ज़्यादा केस चल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कोई संत होगा? और मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई भी लीडर हो, चाहे बीजेपी का हो, उसको भी लाइमलाइट में लेकर के आओ, चाहे एमएलए हो चाहे कोई भी हो,
ये सब नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं, माफियागिरी नहीं चलेगी यूपी में, ये सबको पता होना चाहिए। ये एक बात थी, मैंने कहा इनकी रील्स काफ़ी आ रही हैं, आप लोग शायद इच्छुक होंगे, तो मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया दे दिया है कि ये किस चरित्र का व्यक्ति है और यूपी में अब क्या होने वाला है। यूपी पर और डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, बिहार पर भी लेकर के आना है मुझे, बिहार का पूरा हिस्ट्री लेकर के आना है, तो आप इंतज़ार करते रहिए, लगातार इस पर वीडियोस लेकर के आऊँगा मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।